मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक, माउंट ओलिवेट स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं कृतिका पुस्तक के पाठ 2 जाल पंचम की नाव का अभ्यास प्रश्नोत्तर में देखते हैं क्या प्रश्न है और क्या उत्तर है। सरकारी तंत्र में पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जाल पंचम की नाव लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाता है। सरकारी तंत्र में जाल पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाता है। ये उत्तर है, सरकारी तंत्र में जाल पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता दिखाई देती है वह सरकारी तंत्र के निम्नलिखित मानसिकता को दर्शाती है। पहला है, सरकारी तंत्र जागरूक तभी होता है जब कोई विपदाएं आ जाती है, तब हर मामले में कमेटियां बनाई जाती है, बहस होती है और अंत में उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। दूसरा, सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा करने से कनी काटते हैं तथा अपने छोटों पर कार्य ही जिम्मेदारी सौंप देते हैं। सलाह मशविरा उच्च स्तर पर करते हैं लेकिन बौद्धिकता निम्न स्तर की व्यक्त होती है। तीसरा है, सरकारी कार्यालयों में या तो फाइलें नहीं मिलती है या फिर फाइलों में कुछ नहीं मिलता। कार्यालयों में अधिकारी दिखावा करने तथा चापलूसी करने वाले होते हैं। प्रश्न नंबर 2, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह से तर्कसंगत ठहराएंगे? रानी एलिजाबेथ कोई साधारण महिला नहीं थी, वह तो एक साम्राज्ञी थी। रानी की वेशभूषा की जिम्मेदारी दर्जी पर थी। उस दर्जी को ही सुनिश्चित करना था कि रानी हिंदुस्तान व पाकिस्तान तथा नेपाल यात्रा के दौरान कब कौन सी पोशाक पहनेगी, इसलिए उसकी परेशानी का तर्कसंगत है। प्रश्न नंबर 3, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट हो गया। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए? और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए निम्नलिखित प्रयत्न किए गए। सड़कों की साफ सफाई तथा उसकी मरम्मत करके सुविधाजनक बनाया गया होगा। सड़कों के किनारे एवं पार्कों के वृक्ष व झाड़ियों को काट छांट कर सुंदर और आकर्षक बनाया गया। पूरे शहर की साफ सफाई की गई तथा सजावट की गई। सभी सरकारी भवनों पर रंग रोगन किया गया तथा उसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। सरकारी पार्कों व लानों की हरी घास को काट छांट कर सुंदर बनाया गया। प्रश्न नंबर 4, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधित आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा। उसका पहला प्रश्न है, इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? तो इस प्रकार के पत्रकारिता के बारे में हमारे विचार है कि इस पत्रकारिता से धन और समय दोनों के नष्ट होने के अलावा और कुछ नहीं मिलती।
यह निम्न प्रकार की पत्रकारिता कहलाती है। कारण यह है कि आम लोगों की चर्चित हस्तियों के पहनावे, उनके अंगरक्षकों, उनके पालतू जानवरों तथा कामगारों की जीवनियों को जानने या पढ़ने की उत्सुकता बिल्कुल नहीं होती। ख है, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? इस प्रकार की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी उनके पहनावे व रहन सहन को देखकर नकल करने का प्रयास करते हैं तथा वे गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। यह फैशन युवा पीढ़ी पर बुरा प्रभाव डालती है, क्योंकि यदि उसके पास इसके लिए पैसा नहीं हो तो देखा देखी के चक्कर में गलत कार्य करने लगते हैं तथा वे पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, जाल पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किया? जाल पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने उस पत्थर की तलाश की जिस पत्थर के लाट बनाई गई थी। उसने पूरे भारत में नाक की नाप लेकर वैसा ही नाक को पाने की कोशिश की। उसने बिहार सचिवालय के समक्ष बने शहरों व बच्चों की नाकें नाप कर देखी। मूर्तिकार ने लगातार सरकारी तंत्र को ढाढ़स बताया और जिंदा नाक लगाने का पूरा प्रयास किया। प्रश्न नंबर 6, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसी कथन आए हैं जो मौजूद व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुके थे। हम हुक्कामों ने एक दूसरे की तरह ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांटकर लिखिए। पहला, जाल पंचम की नाक के लिए किसी समय बहुत शोर शराबा हुआ था। अनेक राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पारित किए थे, चंदा इकट्ठा किया था। कुछ नेताओं ने लंबे चौड़े भाषण दिए थे। दूसरा, उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए तथा यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। तीसरा, देश के खैर खवाहों की मीटिंग बुलाई गई और मामला पेश किया गया। मूर्तिकार यों को कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। प्रश्न नंबर 7, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है? लिखिए। प्रश्न नंबर 7, नाक इज्जत, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा और सम्मान का प्रतीक है। शायद यही कारण है कि इससे संबंधित कई मुहावरे प्रचलित है, जैसे नाक कटना, नाक रखना, नाक का सवाल, नाक रगड़ना आदि। इस पाठ में नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात लेखक ने विभिन्न बातों द्वारा व्यक्त की है। रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत
दौरे पर आ रही थी। ऐसे मौके में जॉर्ज पंचम की नाक का न होना उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने जैसा था। ये सभी तांत्रिक विदेशियों की नाक को ऊंचा करने को अपने नाक का सवाल बना लेते हैं। यहाँ तक कि जॉर्ज पंचम की नाक का सम्मान भारत के महान नेताओं एवं साहसी बालकों के सम्मान से भी ऊंचा था। इस पाठ में सरकारी तंत्र की मानसिकता की स्पष्ट झलक भी दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 8, जॉर्ज पंचम के लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चों की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना पड़ता है? जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चों की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? जॉर्ज पंचम इंग्लैंड का राजा था। जॉर्ज पंचम इंग्लैंड का राजा था जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्रामियों का बहुमूल्य जॉर्ज पंचम इंग्लैंड का राजा था जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्रामियों पर बहुत जुल्म ढाए। उनकी लाट की नाक टूट गई थी। बहुत ढूंढने पर भी किसी भारतीय महापुरुष या स्वतंत्रता सेनानियों की नाक फिट न बैठ सकी। यहाँ लेखक ने भारतीय समाज के महान नेताओं व साहसी बालकों के प्रति अपना प्रेम प्रस्तुत किया है। सभी भारतीय जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने बलिदान दिए, चाहे वह बड़ा हो या जवान या फिर बच्चा ही क्यों न हो, उनकी मान मर्यादा और इज्जत के समक्ष जॉर्ज पंचम या उनके समतुल्य किसी अन्य की कोई इज्जत नहीं। इसलिए इनकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से शास्त्रीय गुना ऊंची है। प्रश्न नंबर 9, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया? अखबारों में खबर छप गई कि नाक का मसला हल हो गया। इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग गई। प्रश्न नंबर 10, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं था। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या करना चाहता है? इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है कि भले ही दिल्ली में ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य था, लेकिन इज्जत प्रतिष्ठा नहीं थी। भारतीयों ने उनकी इज्जत प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया था। प्रश्न नंबर 11, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप इसलिए थे क्योंकि उन्हें एक विदेशी को जनता का शोषण करता था। क्योंकि एक विदेशी जो जनता का शोषण करता था, शासक पर अपने देशवासी की जिंदा नाक लगाना अच्छा नहीं लगा। वे इसका विरोध चुप रहकर अपने तरीके से कर रहे थे। आइए, इस प्रकार अभ्यास का प्रश्नोत्तर पूरा होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।